Chapter 16, India and the United Nations. First of all, we will start with our introduction part. So let's continue the class. India has been associated with the United Nations since it was formed in 1945. अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो ये कब फॉर्म हुआ था? 1945 को फॉर्म हुआ था. बीइंग पीस लविंग, द पीपल ऑफ इंडिया हेट वॉर्स. अगर हम इंडियन पीपल की बात करें तो इंडियन पीपल दे लव पीस, दे डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ वॉर्स. महात्मा गांधी गेव द मैसेज ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस टू द वर्ल्ड. महात्मा गांधी ने क्या किया? पीस और नॉन वायलेंस का जो एक मैसेज था वो पूरे वर्ल्ड को दिया था. Mrs. Vijayalakshmi Pandit was elected as the President of the General Assembly of UN in 1951. अगर हम मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो वो क्या थी? जनरल असेंबली की एक प्रेसिडेंट थी जिनको 1951 में यूएन के थ्रू ही इलेक्ट किया गया था. एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर की बात करें, इंडिया हैज़ मेड यूजफुल सजेशंस इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स. अगर तो हम इंडिया ने क्या किया? बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे सजेशंस दिए. मैनी इंडियंस आर वर्किंग इन वेरियस एजेंसीज ऑफ द यूएन. और जितने भी इंडियन पीपल थे वो क्या कर रहे थे? यूएन की काफ़ी सारी डिफरेंट एजेंसीज में वर्क कर रहे थे. इंडिया हैज़ ऑलवेज एडवोकेटेड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पीपल. और इंडिया क्या था? हर किसी को इक्वली ट्रीटमेंट देता था. It strongly opposed the policy of all discriminations on the basis of color, race and religion. अगर हम बात करें, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था या तो वो कलर्स को लेकर होता था, रेस को या फिर रिलीजन को लेकर होता था. इट इज स्ट्रांगली अपोज्ड द ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक्स बाय द वाइट्स इन साउथ अफ्रीका. अगर हम बात करें तो क्या होता था? जितने भी ब्लैक पीपल्स होते थे या फिर जितने भी वाइट लोग होते थे वो आपस में ही एक दूसरे का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे. It has organized world opinion against South African policies under which blacks were being treated as prisoners in their own country. अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तो जिसमें साउथ अफ्रीकन की जो पॉलिसीज़ थी उसमें क्या होता था? अगर कोई भी ब्लैक पीपल का डिस्क्रिमिनेशन करता था तो उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ता था. इंडिया हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द पैलेस्टीनियंस हु आर डिनाइड फ्रीडम इन देयर होमलैंड बाय इज़राइल. अगर हम इंडियंस की बात करें तो उनको जितने भी हमारे पैलेस्टीनियंस होते थे उन्होंने फ्रीडम देने से मना कर दिया था और उन्हें उनके होम टाउन में ही स्टे करना होता था. India has most willingly set forces to join the UN forces for maintaining peace in countries like Korea, Congo and Cyprus. अगर हम बात करें इंडिया की बहुत सारी अलग अलग फोर्सेस की तो उन्होंने क्या किया था? उन्हें यूएन को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया और जिससे कि कंट्री में जो पीस है वो मेंटेन रहे. इंडियन फोर्सेस हैव बीन यूज्ड एज पीस कीपिंग फोर्सेज ऑन इराक ईरान बॉर्डर. अगर हम इंडियन फोर्सेस की बात करें तो उनका जो यूज़ था वो इराक और ईरान के बॉर्डर पर पीस मेंटेन करने के लिए किया गया था. Indian officers have been appointed commanders of the peacekeeping forces of the United Nations 2 times. अगर हम इंडियन ऑफिसर्स की बात करें तो उनको एज अ कमांडर अपॉइंट किया गया था 2 times जिससे कि वो पीस को मेंटेन कर पाएँ. India's role in the liberation of Indonesia, Ghana, Algeria, Bangladesh and Morocco has been commendable. अगर हम बात करें इंडिया के रोल की तो उसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपना एक कमेंडेबल रोल प्ले किया है. इंडिया बिलीव्स इन disarmament and supports UN efforts to check the arms race among the nations of the world. अगर हम इंडिया की बात करें तो उसका जो भी सपोर्ट था यूएन को वो क्या था कि नेशन में क्या करना है, जितनी भी आर्म्स को लेकर फोर्स है, हथियारों को लेकर एक दूसरे से होड़ है, वो कम हो जाए. नाउ वी विल रीड अबाउट यूनाइटेड नेशंस हेल्प टू इंडिया. किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने इंडिया की हेल्प की. द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव हेल्प्ड इंडिया इन मैनी वेज. अगर हम बात करें काफ़ी सारी स्पेशल एजेंसीज की जो कि यूनाइटेड नेशंस की उन्होंने काफ़ी अलग तरीके से हेल्प की है. द यूनेस्को हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन एक्वायरिंग लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर. अगर यूनेस्को की बात की जाए तो उसने क्या किया है? इंडिया को डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में हेल्प किया है. एंड इंडस्ट्री, जिससे कि वो एग्रीकल्चर में हेल्प कर पाएँ और इंडस्ट्री को अच्छे से ग्रो कर पाएँ.
The WHO is continuously assisting India by providing drugs and news of medical knowledge to fight against deadly diseases. और WHO क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली इंडिया को हेल्प कर रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करा के और मेडिकल नॉलेज देकर, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, जितनी भी हमारी फैटल डिसीजेज हैं उनके अगेंस्ट हम फाइट कर पाएंगे, जैसे कि मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा. The FAO has contributed a great deal in the development of our agricultural programs. अगर हम FAO की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उन्होंने क्या किया है, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है. This agency has also helped us in turning terrain region of Uttar Pradesh into fertile region as well as checking soil erosion in Rajasthan. अगर हम इस एजेंसी की बात करें तो इसने क्या किया है, जितने भी उत्तर प्रदेश के फर्टाइल रीजन्स हैं उनमें जो सॉइल इरोजन होता है उसको काफ़ी रिड्यूस किया है एंड राजस्थान को भी एक अच्छी फर्टाइल सॉइल एरिया प्रोवाइड कराया है. राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर लाइकिंग टुडेज सेशन. नाउ वी विल मूव अहेड विद द अनदर टॉपिक, नॉन अलाइंड मूवमेंट, विच नेम इज नाम. नॉन अलाइंड मूवमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस नेम. After the World War II, the political situation of the world was very tensed. अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, तो इसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो काफ़ी टेंस्ड हो गई थी. द वर्ल्ड इज टू डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, और वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था. वन कंप्राइज द USA एंड इट्स अलाइज, एक को USA में बांट दिया गया, एंड द फॉर्मर USSR एंड इट्स अलाइज, और दूसरे को USSR और उसकी अलाइज में डिवाइड कर दिया गया. These two superpowers disagreed on everything. इन ये जो दो सुपर पावर्स थी इन्होंने क्या किया, हर चीज़ के लिए डिसअग्री कर दिया एंड वर एंगेज्ड इन प्रिपेयरिंग ड्रेडफुल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. और ये दोनों किस में लग गए, मास डिस्ट्रक्शन के जितने भी वेपन्स थे उनको बनाने में लग गए. इट पोज्ड अ डेंजर टू द फ्रीडम एंड डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज. और उन्होंने क्या किया, जितनी भी हमारी फ्रीडम है उसको डेंजर में डाल दिया और जितनी भी हमारी पुअर कंट्रीज़ हैं उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया. पंडित जवाहरलाल नेहरू, who was the first prime minister of India, realized that need to keep away from these groups. उन्होंने क्या सोचा कि हमें इस तरह के ग्रुप से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए. He discussed the issues with the leaders of यूगोस्लाविया एंड इजिप्ट. उन्होंने अपने जितने भी लीडर्स थे यूगोस्लाविया और इजिप्ट के, उनसे इस इशू को डिस्कस किया. They realized the situation and decided to remain neutral or non-aligned to these superpowers. उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जितनी भी हमारी सिचुएशंस अभी ऑन गोइंग है इससे हमें खुद को दूर रखना है. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, और यही टाइम था जब नॉन अलाइंड मूवमेंट का बिगिनिंग हो चुका था. विद इंडियाज़ इनिशिएटिव, अगर हम इंडिया के इनिशिएटिव की बात करें, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टर्न इनटू अ मूवमेंट. तो इसी तरीके से जैसे हमने नॉन अलाइनमेंट को स्टार्ट किया, धीरे धीरे बाकी मूवमेंट्स भी यूज़ में आने लगे. सून अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज अडॉप्टेड द पॉलिसी. धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया. In 1961 at Belgrade, the capital of Yugoslavia, 25 countries held the first conference of non-aligned countries. अगर हम बात करें यूगोस्लाविया की कैपिटल बेलग्रेड की, तो वहाँ पर क्या था, 25 कंट्रीज़ ने सबसे पहली कॉन्फ्रेंस रखी थी एंड एक्सप्रेस देयर फेथ इन इट, और उन्होंने अपना फेथ इस चीज़ में दिखाया था. In 1983, under the chairmanship of Mrs. Indira Gandhi, 104 nations of the world assembled and resolved to work for the international peace. अगर हम मिसेस इंदिरा गांधी की बात करें, इन 1983 में उनकी चेयरमैनशिप में 104 नेशंस ने क्या किया था, आपस में असेंबल हुए थे और उन्होंने इंटरनेशनल पीस के लिए वर्क किया था. इंडियाज़ रोल इन popularizing the policy of non-aligned movement has always been important. अगर हम बात करें इंडिया के रोल की कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हमेशा से एक इम्पॉर्टेंस दी थी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट is to cooperate with each other in solving the problems of poverty, ignorance and diseases, to develop the trade and commerce
एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स टू ब्रिंग प्रॉस्पैरिटी। उन्होंने क्या किया, जितनी भी हमारी पोवर्टी से रिलेटेड, इग्नोरेंस या फिर डिसीजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प किया, और जिससे कि लोग क्या करें, आपस में ट्रेड कर पाएँ और धीरे धीरे जितने भी प्रोग्राम्स की जो प्रॉस्पैरिटी है वो बढ़ती रहे। Even today, efforts are being made to stop the arm race between member nations। और आज के टाइम में भी अगर हम बात करें तो जितनी भी आर्म फोर्स को लेकर जो रेस चलती है एक दूसरे नेशंस में, उसको भी स्टॉप किया जा रहा है, सो दैट मोर अटेंशन कैन बी गिवन टू डेवलप, जिससे कि क्या हो पाए, डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा अटेंशन दिया जा सके। I hope you are enjoying, students, and you are getting my points. Now let's start with the another topic of this chapter. Yes, students, now we will move ahead with the quick recap session of this chapter. India has been a member of UN from its inception. India जो था वो UN का एक member बन चुका था। Mrs. Vijaya Lakshmi Pandit of India was elected as the President of the General Assembly of UN in 1951. India has always advocated for the removal of all discrimination on the basis of color, race, and religion. India has most willingly sent its forces in the UN peacekeeping efforts. इंडिया ने क्या किया था, अपनी जितनी भी आर्म फोर्स थी उसको पीस कीपिंग में लगा दिया था। India's most important contribution to the UN was its policy of non-alignment। अगर हम इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी की बात करें, so it was non-alignment. The non-aligned countries work cooperatively to solve the problems of poverty, ignorance and diseases। और जितने भी नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थी उन्होंने क्या क्या किया, पोवर्टी, इग्नोरेंस और डिसीजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नाउ वी विल मूव अहेड विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। Yes children, so it's time to solve the tick the correct option of this chapter. The first women president of the General Assembly was, सबसे पहली जो हमारी जनरल असेंबली की women president थी तो कौन थी, मिसेस विजया लक्ष्मी पंडित। After the World War II, the world divided into how many superpowers? So it was divided into 2 superpowers. The first conference of non-aligned movement was held in, अगर हम पहली कॉन्फ्रेंस की बात करें जो नाम की थी वो कहाँ पर हुई थी, सो इट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड। द FAO हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ, FAO ने कि इंडिया की जो हेल्प थी वो किस चीज़ के डेवलपमेंट में की थी, सो इट वॉज अ हेल्प इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। द कैपिटल ऑफ यूगोस्लाविया इज, यूगोस्लाविया की जो कैपिटल है वो क्या है, दैट इज बेलग्रेड। राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल मूव अहेड विद द fill in the blanks option of this chapter. Let's continue with it. India has been a member of UN since its, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये UN का मेंबर कब से है, तो since its invasion. Now India is a dash country. इंडिया जो है वो एक कैसी कंट्री है, so it is a agricultural based country. India has always advocated equal rights to all. इंडिया ने किस चीज़ के लिए वर्क किया है, equal rights to all. Indian forces have been used as a dash forces on dash borders. तो इंडिया को किस तरह से यूज़ किया गया था, तो it was used as armed force and it was used on Iran and Iraq border. So answer will be Iran and Iraq border. The first conference of non-aligned movement was held in the year. अगर हम पहले non-alignment movement की बात करें तो उसका जो conference था वो कौन से year में था, you have to give the answer for this question and remaining exercise you have to do by your own. Thanks for watching this video.